अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वाले को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। एक और नई सी खूबसूरत सी हसीन सी सुबह अल्लाह ताला ने आपको दी है तो उसका शुक्र अदा ज़रूर करें। रात को सोते वक्त भी अपने पूरे दिन को एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में आपने कहाँ पर क्या गलती की है, कहाँ पर किसी चीज़ में कमी रह गई है, ताकि अपने आने वाले दिन को हम बेहतर अंदाज से प्लान कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। चाहे हम दूसरों के सामने अपनी खामियों का, अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करते, लेकिन हमारी ज़ात को खुद को हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ गलत हो गई है, किस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा मुताला करने से चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ये ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी आपको एक नई सुबह मिलती है तो उस पर अल्लाह ताला की ज़ात का ज़रूर शुक्र अदा किया करें। अल्लाह की हर नेमत पर जब आप शुक्र करते हैं और सजदे शुक्र में जब गिरते हैं तो आपकी नेमतों में और अल्लाह की रहमतों में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, हर मुश्किल के साथ बेशक आसानी और आसानियों का सिलसिला इस तरह से जारी रहे। जब भी दुआ किया करें मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि हमारे मुल्क की बका, सलामती और खुशहाली में ही हमारी खुशहाली का राज छुपा हुआ है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद के मौसम का हाल। मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, अपनी किरणें बिखेर रहा है, लेकिन इस सूरज की खूबसूरत सी किरणों से बचना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने सर को और चेहरे को ज़रूर लपेटें, क्योंकि सूरज के साथ साथ एक लहर स्मोक की भी है और जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए स्मोक से और उसके असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना मुनासिब इंतज़ाम करके घर से निकलें और अपने फेस को अच्छे से कवर करें, ताकि आप किसी भी तरह से कोई आलूदगी या स्मोक को इनहेल करके उसकी वजह से आपकी हेल्थ मुतासिर नहीं हो। दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं तो अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस का भी ख्याल रखा करें। मौसम की सूरत हाल के चलते हुए पूरा दिन जो है वो आप मतला साफ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ शाम के औकात में हमें बादल भी दिखाई दें, मौसम खुशगवार हो जाए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं तो वैसे ही शाम के टाइम में चलने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी इनडोर एक्टिविटीज़ दिन के टाइम में प्लान किया करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ को इवनिंग में प्लान किया करें। चाहे मौसम गर्मी है, सर्दी है, लेकिन मौसमी असरात से खुद को बचाना बेहद ज़रूरी है और बेजा व्हीकल्स का इस्तेमाल भी ना किया करें। हम अक्सर होता है कि बच्चों को व्हीकल्स देकर, मोटरसाइकिल देकर, उसका इस्तेमाल बड़ा आम है मोटरसाइकिल्स का, तो भेज देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी आलूदगी माहौल में पड़ती है उसकी वजह से क्लाइमेट बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह ही ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में लेकर आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आपको सेहत भी दे और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करे और आपके हर दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाए। और जब भी ख़ास दिन की बात आती है और सालगिरह हो आप में से किसी की, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और फैमिली मेम्बर को अगर बर्थडे विश ना करें तो क्या फिर एक ख़ास एहसास हम किस तरह से आपको दिला पाएंगे। तो आपकी सालगिरह होती है तो हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़रूर विश किया जाए। आज भी हमारे साथ सालगिरह है जी सैयद ताहा हुसैन शाह की। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर से बढ़ जाए, कामयाबी आपको मुकद्दर हो। उनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भेज चले। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो और आज के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेशन दिया करें। सालगिरह के दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखा करें। वैसे तो हमारी ज़िंदगी का एक साल कम होता है, लेकिन उस एक साल में हम बहुत सारे तजुर्बात सीखते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। तो अपनी अच्छी यादों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जो माजी की तल्ख यादें हैं, जो मनफी ख्यालात या मनफी आपकी ज़िंदगी में काम हुए होते हैं, उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना जितना हम माजी का बैगेज लेकर साथ चलते हैं उतना ही ज़्यादा आगे चल के अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपनी ज़ात में भी तब्दीलियाँ लेकर आनी चाहिए। कुछ तब्दीलियाँ बड़ी ही खुशगवार होती हैं, कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। चीज़ों में तब्दीली बेहतरी की सूरत में हो तभी अच्छी लगती है। इसी तरह जब हम स्कूल जाते हैं और हम देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पहले जब हम अपने स्कूल की, मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूँ तो हमारे
सुबह सवेरे असेंबली होनी, उसके बाद आपका एक खेल का पीरियड होता था, फिर आपकी तालीमी एक्टिविटीज़ होती थी। तो निसाबी गैर निसाबी हर तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। खेलों को बड़ा फ़रोग दिया जाता था। खेलों को फ़रोग देने के साथ उसका क्या सबसे अच्छा उसका आउटपुट क्या निकल कर आता था कि कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से हमें बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स मिल जाते थे, चाहे वो कबड्डी के हैं, चाहे वो क्रिकेट के हैं, चाहे वो फुटबॉल के हैं, चाहे वो स्क्वॉश के हैं। डिफरेंट खेल होते थे और डिफरेंट खेलों में डिफरेंट तरह के स्टार्स हमारे सामने आते थे। वो हिडन टैलेंट निकल कर आता था जो कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मौजूद होता है। तो उस हिडन टैलेंट को मजीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तालीम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो तालीम बोझ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब ने, हमारे माशरे ने तालीम को एक बोझ की तरह बना दिया है। तालीमी दबाव जिस तरह से बच्चे के ऊपर बढ़ रहा है, उसके पीछे हम देखते हैं कि गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। खेलों को जवाल आता जा रहा है। खेलों के जवाल के पीछे की वजह क्या है, इसके अवामिल क्या है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तालीमी ढांचे के अंदर रहते हुए स्मूथली एक एजुकेशन सिस्टम भी चलता रहे और साथ ही साथ खेल भी अच्छे से चलते रहें। इसलिए क्या ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए और कहाँ पे कमी कोताही रहेगी, कौन से ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से स्कूल्स पे, तालीमी इदारों पे बहुत कम, जो बिल्कुल एक इनिशियल ग्राउंड लेवल पर हमारे खेलों को नुकसान हुआ है, उसके पीछे की वजह आज जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से बात करेंगे और जानेंगे कि तालीमी इदारों में कम होता हुआ खेलों का रुझान, इसके पीछे के अवामिल और हकाइक क्या हैं और अगर इसको प्रमोट करना हो तो उसके लिए बेहतर इक़दाम क्या लिए जा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ और स्पोर्ट रिपोर्टर अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में तालीम भी अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है। जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि एहतजाज पर टीचर हैं और तालीम हासिल करना और बच्चे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। उसमें अगर हम गैर निसाबी एक्टिविटीज़ की जहांगीर बात करते हैं, खेलों के हवाले से बात करते हैं, तो इसको भी जवाल आता जा रहा है। हमारे यहाँ तालीम तो डैमेज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बहुत हद तक जवाल पजीर हो गई हैं। इसके पीछे के अवामिल क्या हैं? अच्छा, अवामिल इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स खुद भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। मतलब हमारे यहाँ एक रुझान है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, नंबर गेम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो क्राइटेरिया जो हमारे आगे ग्रोथ आम एक देखती है आवाम, उसमें लगता है कि नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है जनाब कि आप पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज एक अलग टॉपिक है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से जो इनकार हो जाता है ना बच्चे को कि आप खेल कूद की बजाय पढ़ाई पे फोकस करें, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये एक बहुत आम चीज सुनने को मिलती है कि अपना वक्त खेलों में जाया नहीं करें। हालांकि खेल खेलने से वक्त जाया नहीं होता अरसलान, इससे सेहत भी बच्चे की अच्छी रहती है। वो मजीद उसके सर पे जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, छोटी उम्र में सिर्फ एक तालीम का ही प्रेशर होता है बच्चे पे, और तो कोई इस पे ऐसा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कोई प्रेशर है, तो वो प्रेशर भी कम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत बच्चों को होने लगे हैं, तो उससे भी आपकी जान छूट जाती है। तो पैरेलल दोनों चीजों का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल आपकी तालीम को कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये तय कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स जरूरी क्यों है, स्पेशली स्कूल गोइंग बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए और फिर कॉलेजेस में जाने वाले लड़कों लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज जो अभी जहांगीर भाई बात कर रहे थे कि इतना स्ट्रेस होता है बच्चों पे स्टडीज को लेके कि मार्क्स आपको इतने लेने, एक टारगेट सेट किए जाते हैं कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं, यहाँ तक आपने पहुँचना, पेरेंट्स की तरफ से भी फिर टीचर्स की तरफ से भी। तो वो एक मेंटल एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। तो इसका हल वाहिद एक ही है और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। हाँ। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है डे बाय डे। जब आप सिर्फ ये नहीं कि मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, फिजिकल हेल्थ आपकी टोटली बेहतर होती है, और ना सिर्फ इससे उनको ये एक मिलता है कि उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है, बल्कि साथ साथ उनको टारगेट सेट करने, उनको अचीव करने की एक जो करेज है और एक उनमें जो एक मोटिवेशन है वो आती है। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत बात है कि पेरेंट्स की जानिब से थोड़ा सी यहाँ पर लचक दिखानी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि बच्चों को उनकी हौसला अफजाई करे जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। अगर वो शाम टाइम में कुछ 1-2 घंटे दे रहे हैं स्पोर्ट्स को, या स्कूल्स में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दे शुड मस्ट गो फॉर इट। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, तो खाली आप कोई 4-5
मिनट ही आप अच्छी वॉक करें या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कंसंट्रेट करें, आप उस 5-7 मिनट में आपका जो ध्यान है वो टोटली स्पोर्ट्स की तरफ होता है। बिल्कुल। और व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस थे, उससे आप दूर होते हैं। इससे होता क्या है कि आपके इस तरह से केमिकल्स ब्रेन में से रिलीज होते हैं, जिससे आपको सुकून महसूस होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है एकदम से। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी की पूरी, क्योंकि सारा कनेक्शन तो ब्रेन का है ना, जब ब्रेन वो हार्मोन्स या वो केमिकल्स रिलीज करता है, एंड्रोफिन एक मशहूर कहते हैं कि वो रिलीज होता है उससे, तो क्या होता है कि रिलैक्स फील करता है इंसान। तो जब माइंड रिलैक्स फील करता है तो पूरे के पूरे जो बॉडी के ऑर्गन है वो रिलैक्स फील करते हैं। और दूसरा, जब आप कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो जिस तरह से आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है, जिससे इतनी सारी बीमारियों से आप महफूज रहते हैं, जो इतनी रिस्क की बीमारी है। तो अगर ये इनिशियली जब एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये चीजें स्टार्ट हो जाएं, तो उसको जब वो जवान होगा तो ये चीजें डेवलप होंगी, उसमें स्किल्स डेवलप होंगी, उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम कहते हैं कि बच्चों में डिसीजन मेकिंग का फुकदान है और लीडरशिप का फुकदान है। तो ये दो चीजें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से इनको बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं? जब एक बच्चा ग्राउंड में है, उसको ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है और उसको साथ में लीड भी करना है अपनी टीम को। तो ये दोनों चीजें जब मिलके वो कर रहा होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो वो इन तमाम तर चीजों को सीख रहा होता है। और फिर होता ये है कि जब हम देखते हैं कि उसका कोच उसको गाइड करता है और वो एक टारगेट उसको सेट करता है, टारगेट को अचीव करना, लीडरशिप करना, फिर डिसीजन लेना ऑन टाइम। तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से सीखी जा सकती है। और ये ना सिर्फ आपके खेल को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको एज पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा ग्रूम करता है। तो तालीमी दबाव को कम करने के लिए आप क्या समझते हैं कि खेलों का कितना हिस्सा होना चाहिए? और पेरेंट्स को ये चीज समझने की, आपने जैसे कि पहले ही मेंशन किया कि वालिदैन की ये सोच है कि शायद खेल से बच्चे की तालीम का, पढ़ाई का हर्ज होता है। बच्चों को जिंदगी में चीजें बैलेंस करना, मैनेज करना सिखाना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खेल और तालीम दोनों को मैनेज करके कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा ज़ीनत, एक वर्ड बड़ा कॉमन और यूज किया जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यस। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, उस पर इतना नफ्सियाती प्रेशर होता है ना, सोसाइटी का, अपने कजन्स का, अपने फैमिली का, अपने स्कूल का, कि अपने नंबर और आपके नंबर कम आए तो ब्लेम गेम शुरू हो गई कि ये टीचर ने नहीं सही पढ़ाया, पेरेंट्स ने घर पे तवज्जो नहीं दी, बच्चा जी आप जाते थे, आप टाइम वेस्ट करते थे अपना, ये वो, बच्चे को ब्लेम गेम शुरू हो गई। तो जो नफ्सियाती तौर पर प्रेशर आता है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो हार को फेस करना आपको आ जाता है। हाँ, अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपनी जिंदगी में चीजों को, जब आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने लग जाते हो ना, तो आप बड़ी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलती हो। क्योंकि हमने देखा है मेजॉरिटी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो खेल हमें बहुत ज्यादा जिंदगी के सबक भी सिखाता है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को तालीम के सफर के साथ साथ खेलों के साथ भी एंगेज करना बेहद जरूरी है। खेल और तालीम आपके पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, वैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जितना भी मेंटल स्ट्रेस है, आपकी बॉडी पर जो स्ट्रेस आता है, वो एकदम से रिलीज हो जाता है। तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी यही है कि वो खेलों को अपनी तालीम के साथ लेकर चलें, ताकि वो एजुकेशन का जितना दबाव होता है ना, हमारी सोसाइटी बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल देती है। नंबर्स की बड़ी गेम चलती है, नंबर की गेम है, उसके बाद आपने एग्जाम्स का प्रेशर है, एग्जाम्स के बाद आपका रिजल्ट, फिर न्यू एडमिशन, तो एक लंबा सिलसिला चलता जाता है और बच्चे के माइंड पे वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। अब पहले भी हम देखते थे जहांगीर के, जब हम अपने अब्बा के या अपने बड़े बहन भाइयों की या अपनी ही स्कूल तक की मैं बात कर लूँ, तो हमारे कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करवाई जाती थी। उसके शायद मकसद ये था कि बच्चों पर एजुकेशन प्रेशर नहीं आए और बच्चे उस प्रेशर को लेना सीख जाएं। जैसे आप भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को अगर वो कहीं हारते भी हैं तो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस भी आती है। तो खेल हमें जिंदगी के भी बहुत सारे सबक सिखाता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि खेलों का आपकी तालीम के साथ होना बेहद जरूरी है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक्टिव रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं, और आप की जो हेक्टिक लाइफ होती ना, आप पढ़ाई, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आप सुबह बच्चे को भेजते 8 बजे
स्कूल और उसके बाद छुट्टी और उसके बाद वो लंच करके दोबारा से एकेडमी। बच्चे के मेरा ख्याल है कि इतना उसका वालिद जॉब पे काम नहीं करता होगा जितना वो पढ़ाई में टाइम स्पेंड कर रहा है आज का बच्चा। सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है। कई जगहों पे ऐसे भी है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूटर उसके घर पे आ रहा है, ठीक है, ट्यूशन हर सब्जेक्ट की अलग अलग करनी है उसने। ऐसे भी बच्चे हैं 2-2, 3-3 अकेडमियां जा रहे हैं मुख्तलिफ। हाँ जी, ठीक है, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि अकेडमी भी जाते हैं और किसी 1-2 सब्जेक्ट का घर पे ट्यूटर भी लगाया हुआ है कि अकेडमी में भी उतना अच्छा बच्चा समझ नहीं आ रहा। यानी कि बच्चे को आपने इतना मशीन है कि उसने रटा वो पास करना है। अच्छी एक बात आगे नजर आ रही है कि गवर्नमेंट 2025 से ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ जा रही है, रटे के थोड़ा सा खिलाफ जा रही है कि अब काफी पोर्शन ऐसा होगा जो एनालिटिकल होगा, बच्चा उसको डिस्क्राइब करेगा, बच्चा उसको समझ बूझ के करेगा तो ही नंबर लेगा। ये 2+2=4 वाला फॉर्मूला और रटा सिस्टम वाला खत्म करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, वो आपको स्पोर्ट्स और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज किसी ना किसी आपको, मैं कहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी तब बनती है जब आप किताब से हटके जो चीजें पढ़ते हैं, सीखते हैं। अच्छा, नॉलेज भी वही होता है जो आप किताब से हटके, जो सिलेबस की किताब है ना वो आपको नॉलेज नहीं देती, वो हम रट्टे लगा के नंबर फॉर द टाइम बीइंग हम उसको लेते हैं। हमने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में जो भी याद किया हमें आज वो याद नहीं है उस तरह से, जिस तरह हम पेपर पे छापा लगा के आते थे कि आज समरी याद की वो छाप आए, हमने मजमून याद किया वो पेपर पे छाप आए। आज हमें याद नहीं है क्योंकि वो नॉलेज नहीं था, वो हमने फॉर द टाइम बीइंग और सिर्फ एग्जाम के लिए हमने वक्ती तौर पर उसको कुछ देर के लिए अपने दिमाग में जगह दी और पेपर पे छाप के आ गए और उसके बाद भूल गए। नॉलेज वो होता है जो उसके अंदर हमने सीखा होता है, जो हमने किताबें अलग से पढ़ी होती हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं, सिलेबस का हिस्सा नहीं होती। सिलेबस हम पढ़ते हैं बामरे मजबूरी, उसमें बहुत बच्चे, मतलब कोई बहुत ही, आप किसी को पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो एक भी नाम नहीं ले सकता, मतलब अक्सर बच्चे एक भी नाम नहीं लेते। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि हम 8 सब्जेक्ट उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट उसका एक में भी नहीं है। हाँ। तो इंटरेस्ट किसी पूछे ना कि आपका इंटरेस्ट, वो पढ़ा होगा कुछ और हो गएगा, मेरा उर्दू अदब में इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे नॉवल अच्छे लगते हैं, मुझे शायरी अच्छी लगती है, मुझे कुछ और तारीख अच्छी लगती है। मतलब तारीख अच्छी लगती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन घर वालों की वो प्रेशर की वजह से वो बेचारा हिस्ट्री रखता ही नहीं है सब्जेक्ट। तो जी हिस्ट्री का स्कोप नहीं है। हमारे एक माइंड में ये स्कोप जो घुस गया ना कि इस डिग्री का स्कोप है, इस डिग्री का नहीं, हालांकि स्कोप इंसान का होता है इंडिविजुअली। अब देखिए डॉक्टर भी सारे ग्रो नहीं कर जाते और आर्टिस्ट भी ऐसा होता है जिसकी एक एक पेंटिंग लाखों में बिकती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमें ये स्कोप का वर्ड जो है ना अपने माइंड से निकाल के साइड पे रखना होगा कि ये किसी डिग्री में नहीं छुपा, ये आपके अंदर का टैलेंट है, ये आपकी कैपेबिलिटी है। लेते हैं जितना अच्छा उस फील्ड को आप देंगे वो आपको पे बैक करेगा। बिल्कुल। और हर बंदे के अंदर की जो काबिलियत होती है वो अलग है। आप किसी और चीज में अच्छे हो सकते हैं, अरसलान किसी और चीज में, मैं किसी और चीज में। तो जिस चीज में आप अच्छे हैं आप उसका 100% देंगे, बल्कि 1000% देंगे, तो वो आपकी फील्ड अगर बहुत सारे लोगों की फील्ड नहीं भी होगी तो आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे। तो ये चीजें जो समझाने वाली हैं। खेल के हवाले से अगर हम तालीमी इदारों में देखें, रुझान तो कम होता ही चला जा रहा है। इसके हवाले से हुकूमत क्या चीजें प्लान कर रही है या क्या कर सकती है जिससे दोबारा से हम अपने स्कूल्स पर, ग्राउंड लेवल पर दोबारा से खेलों को परवान चढ़ा सकें, बच्चों के अंदर ये शौक दोबारा से आ सके, क्योंकि हेल्थ के भी बहुत ज्यादा इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे। चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज्यादा है, उसकी वजह ये है कि स्कूल्स में हम बच्चों को भेज देते हैं, तालीम का एक इतना बोझ होता है, फिर उनके खाने पीने की अच्छे से हम बहुत ही अननेसेसरी और अनहेल्दी फूड उनको देते हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटीज का दोबारा होना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो ही बच्चे जो हैं वो ग्रो करेंगे, वो उनमें स्किल्स डेवलप होंगी। तो अच्छा साइन ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो उसको थोड़ा सा सीरियसली ले रही है। 1-2 ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रही है। महकमा यूथ अफेयर्स और पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो सारे स्कूल्स तक भी जाएगा और उससे हट के गली मोहल्ले के लोग या कोई प्राइवेट बंदा भी उसमें अप्लाई कर सकता है। खेलता पंजाब के तहत अच्छा। जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक जारी है। कोई भी स्कूल, फर्म और पर्सन या कोई क्लब जो है वो इस पर कर सकता है। मुख्तलिफ खेलें हैं जिनमें जिम्नास्टिक्स से लेके हॉकी, फुटबॉल,
एथलेटिक्स और बहुत कुछ है इसमें। तो एक अच्छा साइन है, स्कूल्स लेवल तक भी ये होगा, स्कूल में भी होंगे, और कुछ जो बोर्ड है वो खुद भी करवा रहा होता है, जैसे फैसलाबाद का बोर्ड है, ये खुद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाता रहता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस को ही फ़रोग दिया जाता है, जैसे कि इंटर कॉलेज, अभी फुटसाल चैम्पियनशिप हुई है, अभी क्रिकेट चैम्पियनशिप है, फिर रेसलिंग की है। इसके अलावा ये फ़िलहाल जो है ये सिर्फ मॉनिटर किया जा रहा है कॉलेजेस को। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो गर्ल्स हैं उनको भी वो लेंगे लूप में। साथ में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, उसको निगलेक्ट किया जाता है। वो बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और उनके लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। वो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं। तो मुझे जब से मैंने ये शुरू किया है, मैंने नहीं देखा कि कोई भी स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाए। वो ऑलरेडी स्पेशल है, और जिनमें सबसे कुछ तो ऐसे स्पेशल हैं जिनको माशाल्लाह फिजिकली दे आर वेरी गुड, मेंटली भी, लेकिन उनकी एक सलाहियत ऐसी होती है जिनमें थोड़े वो वीक होते हैं। तो उनको अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ दी जाएँ और उनको एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए तो दे कैन डेवलप मोर स्किल्स, जैसे डेप्थ हैं, इसके अलावा और हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी चाहिए। और फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के, उनको चाहिए कि वो स्कूल्स को इंगेज करें इन चीज़ों में। खास तौर पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस जो है वो इंगेज करे, मुख्तलिफ कॉलेजेस को, स्कूल्स को एक्टिविटीज़ शुरू करवाएं, कहें कि आप शुरू करें। बोर्ड का बड़ा किरदार है यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड के अंडर ही सारे स्कूल्स और कॉलेजेस आते हैं। तो वो एक मखसूस पीरियड मुख्तस कर दे, ये सिर्फ स्पोर्ट्स का है। इसमें बच्चे 45 मिनट या 1 घंटा या इवन 30 मिनट जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ही करेंगे। वो आप बेशक स्टार्ट में रख लें या फिर एंडिंग में रख लें। पहले मेरे ख्याल से हुआ करता था ऐसा कुछ कि एक पीरियड जो है वो रखा जाता था स्पोर्ट्स के लिए। किस तरह स्कूल में तो ऐसा होता था कि हम देखते थे कि अर्ली मॉर्निंग ही एक पीरियड रखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जिन्हें एक बात है कि तफरीह को है वो जोड़ दिया गया है कि वो बस बैठ के गप्पे लगा लिए, मोबाइल फोन यूज कर लें। वो तफरीह नहीं है। तफरीह मीन कि वो कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर लें, भागम दौड़ कर लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे उनकी जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो। और जो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं उनकी तरफ उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। और वैसे भी जब तालीमी इदारों में ये रुझान बढ़ेगा ना अरसलान, तभी कंपटीशन भी होंगे, तभी हमें पहले प्रोविजनल लेवल पर फिर नेशनल लेवल पर हमें प्लेयर्स मिलेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, एंड फिर हम इंटरनेशनल लेवल तक बात कर सकते हैं। जो हमारी खेलों की इंडस्ट्री इतनी जवाल पजीर होती जा रही है, किसी एक खेल पे ही अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो स्कोप, जो रुझान या जो हम देखते हैं चकाचौंध क्रिकेट की है वो किसी और खेल की नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने तालीमी इदारों को बहुत सारी खेलों से महरूम कर दिया। हालांकि ऐसा पहले भी देखा जाता था, अब भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपके खेल ही आपकी तालीम को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप अगर प्लेयर्स होते तो आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स रखी जाती हैं, आपको कोटा, खेलों के कोटे से आपको एडमिशन होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा है। और अगर हम इस सिलसिले को ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन भी आएगा। अच्छा जीनत, मसला ये है कि हमारी ग्राउंड्स ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब फैसलाबाद की ही मिसाल है कि मैं खुद अपने बचपन में जिन 3 ग्राउंड्स में खेलते रहे हम क्रिकेट, वो इस वक्त वहाँ पे तालीमी इदारे बन चुके हैं। ठीक है, तो ग्राउंड्स ख़त्म करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती जाना, कुछ कहीं पे पार्क बना देना। दूसरा, ग्राउंड और पार्क दोनों डिफरेंट चीज़ें, और वहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर बना देना और वहाँ पर स्कूल, एजुकेशन, कॉलेज बना देना वो अलग चीज़ है। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड हमारी ख़त्म होकर कॉलोनियों में शिफ्ट हो गई, ग्राउंड्स हमारी ख़त्म होके वो हमारे तालीमी इदारों में बाकी चीज़ों में शिफ्ट हो गई। हमें चाहिए था कि कोई ऐसी लैंड देखते तालीमी इदारों के लिए जो वैसे खाली पड़ी है, ग्राउंड ना हो। लेकिन मैंने देखा है कि बिल्कुल हम जहाँ बैठे हैं ऑफिस में, इसके सराउंडिंग में 3 ग्राउंड में वो स्कूल्स बन चुके हैं, वहाँ बच्चे के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, जब बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तालीमी इदारों में पाबंदियां होंगी, और बहुत सारी ऐसी ग्राउंड जो तालीमी इदारों के पास है वहाँ पर पब्लिक के खेलने पर पाबंदी है, ताले लगे होते हैं वहाँ पर। अब देखिए, शाम के वक्त ना तो वहाँ स्टूडेंट हैं ना वहाँ कोई और चीज़ है, ग्राउंड ओपन करें पब्लिक के लिए। ठीक है, इसकी और सिक्योरिटी रीजंस बना दी जाती हैं कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। दूसरा, जब से कोविड आया उससे पहले हरासमेंट
आना शुरू हो गए तो हमारी पाबंदियां तालीमी इदारों पे बढ़ती चली गई। हाँ। सानिया पेशावर के बाद हमने तालीमी इदारों को जेलें बना दिया। अच्छा, मौसम बदलता है तो उसका इम्पैक्ट तालीम पे आता है, स्कूल्स पर आता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट तालीम पर आता है। तो हर सूरत हाल में हम देखते हैं कि तालीम और तालीमी इदारे और स्टूडेंट्स यही सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके लिए बेहतर हल क्या कर सकते हैं? गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी अटैक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी अटैक। और तालीमी इदारों में खेलों को फ़रोग देना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाएं। तो वहीं पर हुकूमत और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो तालीमी निज़ाम के साथ साथ खेलों के ग्राउंड उनको भी बहाल करे। तो इसमें किस तरह से हुकूमत और इंतज़ामिया बेहतर किरदार अदा कर सकती है जहांगीर? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रोल, एक लेटर भी आया था कि आप शाम के वक्त ग्राउंड्स को ओपन कर दें पब्लिक के लिए जी। अच्छा, लेकिन उसमें शराइत ऐसी रख दी जाती हैं, गारंटियां ऐसी रख दी जाती हैं कि अवाम कहती है किन जमेलों में पड़ गए हम। हाँ। कि आपको ग्राउंड में खेलने के लिए अगर वो हलफनामे देने पड़े और वो चीज़ें देनी पड़े और सारा रिकॉर्ड और हाजिरियां लगानी पड़े कि कौन आया है कौन गया है, तो लोग ना अवॉइड करते हैं। क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैन होता है ना, वो इतना बाउंड नहीं रह सकता, वो इतनी पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सकता। और वो कौन सा कोई बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई फैसिलिटीज वहां दी गई हैं जिसको वो जाके वो तहस नहस कर देगा। तो या वो आगे पता नहीं उसको क्या प्राइज मिलने जा रहा है, जो इतनी वो एंट्रियां और इतना चेक एंड बैलेंस और इतना। तो हमने इतनी पाबंदियां लगा दी कि कोई काम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाता है ना कि टैक्स के हवाले से कोई टैक्स नेट में जाना ही नहीं चाहता, इतनी पाबंदियां और इतना गवर्नमेंट तंग करती है कि जो टैक्स नेट में आ जाता है उसको ज्यादा तंग किया जाता है। तो इसलिए कोई स्पोर्ट्स नेट में नहीं आना चाहता कि उसको इतना तंग किया जाता है कि ये करें वो करें ये करें ये करें। तो पब्लिकली ओपन होनी चाहिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और हर एक के लिए होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लिमिटेशंस हो, कुछ पाबंदियां हो। जैसे इसी नोटिफिकेशन में जो मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये था कि फीमेल के जो इदारे हैं उसमें आपको फीमेल वो स्कूल से वही सारी चेक एंड बैलेंस। तो कौन फीमेल इतनी वो है जो करेंगी? उसकी बजाय आप देखें कि जो पेड सर्विसेज है ना, कुछ जिम लगा लें फीमेल का या कुछ और इस तरह से, वो ज्यादा लोग उसको जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉपर वो फैसिलिटीज होती हैं। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ग्राउंड में कोई 10 लड़कियां कहें हमने खेलने जाना है और रजिस्ट्रेशन करवा भी दे, तो कौन उनको वहां पे गाइड करेगा? फैसिलिटी क्या होगी वहां पे? कुछ भी नहीं। तो फिर कोई जाता ही नहीं है। उस नोटिफिकेशन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, कोई स्पोर्ट्स बहाल नहीं हुई। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो इक्का दुक्का इवेंट्स करवाने की कोशिशें करती है उसमें भी प्रॉपर बच्चों को टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, इतनी जल्दी में अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी कल से ही शुरू हो रहे हैं मुकाबले। हाँ, वो एक टाइम आपके पास है ही नहीं कि पता चले आप तैयारी करें। कॉलेजेस देखे, मैं भी कवर करता हूँ स्कूल कॉलेजेस को, दौरान स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर देखता है तो बच्चा एक ही बच्चा क्रिकेट भी खेल रहा है, वही बच्चा हॉकी खेल रहा है, वही एथलेटिक्स में जा रहा है, वही लॉन्ग जंप कर रहा है, वही फलां कर रहा है। तो एक 5-7 बच्चे होते हैं वही हर खेल में घूम रहे होते हैं सारा साल। अच्छा, फिर ये 5-6 बच्चे जो है वो हर गेम में खेल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जिनका इंटरेस्ट है उन गेम्स में, उनको जहाँ पे स्कोप ही नहीं मिलता, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती हैं, तो फिर नया टैलेंट निकल कर आता नहीं। इससे तो हम अपना नया टैलेंट जितना उभरते हुए सितारे उनको खुद ही दबा देते हैं। अच्छा, वजह ये होती है कि सारा साल प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस होती है वही 5-6 बच्चे जो स्पोर्ट्स के अटैच होते हैं, वही क्रिकेट खेल रहे होते हैं वही, और बाकी खेलों की प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे यहाँ आम वॉलीबॉल की प्रैक्टिस हो जाएगी या हैंडबॉल की प्रैक्टिस हो जाएगी या आपकी क्रिकेट की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जितने भी खेले हैं वो अनाउंस होता है कि जी अगले हफ्ते मुकाबले हो रहे हैं, नाम लिखवाएं जी। वही बच्चा कबड्डी भी खेल रहा है, वही बच्चा उसमें भी आ रहा है, वही बच्चा आपके एथलेटिक्स में भी जा रहा है। तो सारे तो बाम जो सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए ना स्पोर्ट्स में, वो नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ कि एक पाबंदी होनी चाहिए कि एक बच्चा एक या मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स के अलावा किसी में पार्टिसिपेट ना करे, ताकि बाकी बच्चों को खेलने का और जीतने का मौका मिले। अच्छा, जो एथलीट होते हैं ना या वो 100 मीटर रेस में भी वही दौड़ रहा होता है, 5000 मीटर में भी वही दौड़ रहा होता है, 4000 मीटर में वही दौड़ रहा होता है, लॉन्ग जंप में भी वही होता है। तो उसी ने विनर होना है, वो सारा साल प्रैक्टिस करता है। आम बच्चा जिसने स्पोर्ट्स डे की वजह से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वजह से पार्टिसिपेट किया है, वो बेचारा कभी पोजीशन नहीं ले पाता।
तो हमने देखा है कि एक बच्चा 20-20 मेडल लेके फिर रहा है, तो पाबंदी होनी चाहिए। हाँ। वो हौसला शिकनी होती है नए स्पोर्ट्समैन की, हाँ। कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, शौकिया आ रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। वो देखते हैं ये बच्चा उसमें भी खेल में फर्स्ट है, इस खेल अच्छा, में भी हमारे फर्स्ट यहाँ है। ये भी एक बड़ा अजीब सा इस्लाम ट्रेंड है कि जो बच्चा जिस खेल में अच्छा होता है ना, हमेशा टीचर उसको आगे करते हैं। अच्छा, वो तो अच्छा है, उसकी स्किल तो पता चल गई, अब दूसरे वाले बच्चे को भी तो मौका दो ना। अब उसके भी तो देखो कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और फिर उस टैलेंट को पॉलिश करो। बजाय आप एक प्लेयर तैयार करो, उसकी बजाय आपको उसके साथ 3 और बच्चे तैयार करने चाहिए, ताकि आपके पास एट अ टाइम हर बच्चे की रिप्लेसमेंट भी मौजूद हो। अगर किसी बच्चे को रिप्लेस करना पड़ता है, खुदा ना खासा कोई मसला हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं बने कि अब हमारे पास अच्छा प्लेयर नहीं है। और जब हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस तरह से खेलों को इतना फरोग नहीं मिल रहा, इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो कंपटीशन और मुकाबले भी ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, ना हमारे प्रोविजनल लेवल्स पर उस तरह से देखते हैं। कोई साल में 6 महीने में हम एक कंपटीशन देख लेते हैं, तो इस तरह से खेल तो आहिस्ता 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 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पहले जो आपने बात की है ना कि एक ही 2 बच्चे जो टारगेटेड होते हैं उनको ही बार बार वो हाँ। खिलाते हैं, वो सारा कुछ खेल रहे होते हैं, तो उससे बाकी लोगों की हौसला शिकनी भी होती है और वो उनकी शायद वो ज्यादा टैलेंटेड हो, उनका टैलेंट भी उभर कर सामने नहीं आता। वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको टीचर्स ने कह दिया कि फलां ही खेलेगा, फलां सलमान खेलेगा तो वही खेलेगा, वो सारी गेम्स वही करेगा। और जो उसके बगल में बैठा हुआ वो हो सकता है ज्यादा अच्छा क्रिकेटर हो, ज्यादा अच्छा हॉकी का खिलाड़ी हो, ज्यादा अच्छी कबड्डी खेलता हो, तो उनको भी चांसेस देने चाहिए। जब टीम बनाई जाए तो ये नहीं कि पकड़ दकड़ के टीम बना दी, बल्कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्स में पहले ही डिसाइड कर लें कि ये बच्चे इसमें अच्छे हैं, जो जिसमें अच्छा है उसको रख लें, नए रखें। और वैसे भी जो एक वो सलमान को सब कुछ उन्होंने खिलाना है, फर्जी नाम है वैसे, तो वो सलमान मुझे लग नहीं रहा फर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है सलाद का कोई क्लास नहीं, चालू होता है नहीं, और शायद उसकी वजह नो, से नो, अगर कोई ऐसा है कुछ तो वो बेहतर जान सकता तो है। एक फर्जी नाम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो जब छोड़ जाएगा कॉलेज, तो वो बाजू का तो ये होता है कि फिर उसको दोबारा बुला लेते हैं। उसने छोड़ा होता है लेकिन वो फिर भी उसी हाँ। कॉलेज की तरफ से खेल रहा होता है, तो बाकियों को चांस मिलना चाहिए। उनको ग्रूम किया जाए शुरू में ही। जब वो फर्स्ट ईयर में ही आते हैं तो उनको उनमें से एक टीम बना लें, मुख्तलिफ टीमें बना लें, बल्कि थोड़ी इस थोड़ी चीज प्रैक्टिस का होनी भी चाहिए। मुझे तो लगता है जब एनालिसिस एकदम से होना चाहिए कि टूर्नामेंट आए तो वो पूरे खेलें। स्कूल में आप बच्चों का इंटरेस्ट जाने पहले कि बच्चों Yes, का इंटरेस्ट yes, किस किस yes. खेल में है। आपको लगता है कि मेजॉरिटी ये खेल हमारे बच्चों में इंटरेस्ट है, तो उस तरह के आप टीचर्स रखें, उस तरह की आप एक्टिविटीज करवाएं, ताकि पता चले कि फलां स्कूल या फलां कॉलेज फलां खेल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है तो कोई फुटबॉल अच्छा, में अच्छा इसमें है। भी ना- ये चीजें भी देखनी चाहिए एक ना। पर्टिकुलर चीज है कि जो फिजिकल डिपार्टमेंट है ना, फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट, वहां के स्टूडेंट्स ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स तो बिल्कुल ही इक्का दुक्का भी नहीं होते। बड़ा मुश्किल है कॉलेजेस में और इवन स्कूल्स में कोई 1 या 2 बच्चा बाकी जो हैं डिपार्टमेंट्स वहां से आए, उर्दू से आ जाए, इंग्लिश से आ जाए या साइंस के कुछ किसी सब्जेक्ट से आ जाए। ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, वही जिम्नास्टिक कर रहे हैं, वही एथलेटिक्स में हैं, वही आपकी रेसलिंग कर रहे हैं, वही जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वही फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को आप ना करें ना। अगर एक उनकी जो फिजिकल एजुकेशन की एक क्लास जो है वो 100 बच्चों की है या 150 बच्चों की है, उसमें से 50 निकलना कितना मुश्किल काम होगा। हाँ। वो तो करने ही ये आए हैं ना, वो तो खेलने ही स्पोर्ट्स आए हैं, वो हैं ही स्पोर्ट्स के पर्टिकुलर। तो होना ये चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लेना चाहिए साथ। उनके ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, तो उनको भी बराबर मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ही खिला लें जो खिला लें। तो ये अक्सर होता यही है कि सिर्फ फिजिकल जो एजुकेशन है वहाँ के ही स्टूडेंट्स निकाल जाता है, वो गर्ल्स के हो या फिर बॉयज़ के हो। तो इसको भी इसकी मेजरमेंट करनी चाहिए और इसमें भी बाकी स्टूडेंट्स को बराबर और चांस साथ में ये भी है ना कि जब आपके स्कूल से स्टूडेंट्स निकलेंगे, हम खेलों के हवाले से आए रोज बहुत सारी शिकायत भी करते हैं कि हम गवर्नमेंट खेलों पे तवज्जो नहीं दे रही, हमारे पास ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को हम सामने लेकर नहीं आ रहे। जब हमारे पास टैलेंट मौजूद होने के बावजूद हम उसको सामने लेकर नहीं आएंगे तो फिर कतई तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट को बेहतर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए या फिर इस तरह से बजट लगाना चाहिए। बजट के लिए जरूरी है कि आपके पास बच्चे भी तो ट्रेंड हों, आपके पास आपने ट्रेनर्स रखे हों, आपके पास कोच मौजूद हों। इस तरह से हम रोजगार की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं सिटी FM।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। खेलों के लिहाज से तो बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए, वालिदैन के और टीचर्स के रवैये भी बदलने चाहिए, सोसाइटी का प्रेशर और तालीमी दबाव। लेकिन इसके साथ एक और भी हकीकत है, वो है वसाइल की कमी और फंड्स की कमी। तो वसाइल की कमी और फंड्स की कमी ये कितना ज्यादा हमारे खेलों को मुतासिर कर रही है, क्योंकि तालीमी इदारों में अगर हमें खेल के रुझान को दोबारा बढ़ाना है, अच्छे कोच रखने हैं, अच्छे टीचर्स रखने हैं खेलों के लिहाज से, तो हमें उसी लिहाज से उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, फंड्स भी देने पड़ेंगे। तो खेलों के लिए तालीमी इदारों में कितने फंड्स मौजूद हैं अभी, या उनको अभी मौजूद ही नहीं है? तो ये एक सवाल है, तो ये भी मुझे बताइए। अच्छा ज़ीनत, आपने भी सुना होगा, इतने अरसे से आप भी देख रही हैं, मीडिया में हैं, कि बहुत सारे जो प्लेयर कहीं पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला गिला शिकवा यही होता है कि उन्हें अपने जो स्पोर्ट्स का सामान है वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। इवन हमारे पास एक साइकिलिस्ट खातून आई थी, उसका कहना था कि मैं अपने जो रवायती साइकिल होता है उसी पर साइकिलिंग करती थी, हालांकि जो लेटेस्ट साइकिल्स वगैरह उसमें बाकायदा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स साइकिल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं आम की निस्बत। तो उसी में बेचारी वो साइकिलिंग अपने वालिद के साइकिल पे करती रही और नेशनल लेवल तक गई और बल्कि इंटरनेशनल मुकाबलों तक गई, लेकिन मायूसी में उसने छोड़ दी साइकिलिंग और इस वक्त वो लेक्चर आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अपने खेल को ये होती है मायूसी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती बच्चों को अपने क्रिकेट बैट तक, अपने किट तक, अपने बॉल तक, अपना फुटबॉल, अपना हॉकी अपना खुद अरेंज करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली बहुत पीछे रह गए स्पोर्ट्स में। हमारी ओलंपिक्स में देख लें तो मायूसी के बादल छाए होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो वजह यही है कि बच्चा जब स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो वसाइल सबसे पहली रुकावट उसके बन जाते हैं जी। इजाजतें तो बात की बात है ना, तो उसके पास कोई चीज़ ही नहीं है, बैट ही नहीं खेलने, मतलब बैट अगर हम एक आम बैट और एक प्रोफेशनल बैट और एक जो बॉल है और बाकी सारी चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं, पैड हैं, फला फला, तो आपको वो सारे खर्चे पूरे करने में वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता आम बच्चा, तो ठीक है। तो हमारी स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज फराहम करना मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए जी। अब तक गवर्नमेंट जो है इससे वो बरी जुमा है, वो कहती है कि जनाब स्कूल वालों को हमने मुकाबले अनाउंस कर देना हमारे लिए काफ़ी है। अब देखिए किसी बच्चे के पास वो किट ही नहीं है प्रॉपर, तो प्रैक्टिस कहाँ करेगा? आपके मुकाबलों में बराए नाम हिस्सा होता है। हाँ जी। मतलब क्रिकेट हर बंदा कहता है जी बैट ऐसे पकड़ के मैं चला जाऊंगा ग्राउंड में, क्या मसला है? तो वो जो खिलाड़ी बनना और परफॉर्मेंस देना वो हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना तुक्के लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो इसी तरह फुटबॉल हो या कोई भी खेल हो, हमारे यहाँ जो ट्रेन प्लेयर्स हैं वो बहुत कम है। हाँ जी। जो वो तुक्के लगाने वाले हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन में देखे ना तो पूरे कंपटीशन में आपको कोई 2-4 बच्चे ही नजर आएंगे कि जो लगेगा कि ये प्लेयर है, बाकी लगेगा यार तुक्का ही लगा रहे हैं, किसी का लग गया नहीं लगा। हमारे नेशनल प्लेयर्स को ही देख ले, मतलब तुक्के पे चलते जा रहे हैं, मतलब कैप्टन समेत। मतलब उसकी परफॉर्मेंस निकाल के देख ले। तो मेरा ख्याल है वो एक खबर देखी थी कि शायद या 50 नहीं हुई पिछले कितने मैचेस में, या शायद डबल फिगर तक नहीं गए। सही। तो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई मैचेस में डबल फिगर तक नहीं जाती, यानी कि 10 स्कोर नहीं बना पाते। तो इसका मतलब तुक्के पे लगे हुए हैं। तो हालांकि उनके पास अब वसाइल की कमी है जितनी देर से वो क्रिकेट में है। तो आम बच्चे का क्या हाल होगा जो साल में एक बार सिर्फ बैट तब पकड़ेगा जब मुकाबला होगा स्कूल में, कॉलेज में, और वो भी बदकिस्मती है कि होते ही नहीं है। अब स्कूल लेवल पे नहीं होते, बोर्ड की तरफ से जो हर साल इंटर स्कूल्स करवाया जाना चाहिए वो नहीं होता। इसी प्रैक्टिस को आम करने के लिए तो फिर कंपलसरी कर देना खेलों को बेहद जरूरी है। अगर हुकूमत चाहती है कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट चलता रहे, खेलों का रुझान सोसाइटी में बढ़ता रहे, तो बाकी सब चीजों के साथ साथ अरसलान खेलों को तालीम के साथ कंपलसरी जुज़ करार दे देना चाहिए, लाजमी जुज़, ताकि बच्चे खेलते रहें और खेलते खेलते पढ़ाई करते आगे बढ़े। उनकी प्रैक्टिस का सिलसिला कितना अच्छे से स्मूथली चले कि वो नेशनल लेवल पर जाके फिर तुक्के ना लगाने पड़े। बिल्कुल ऐसी बात है, ये शुरू होना चाहिए एक बाकायदा तौर पे, बल्कि हर स्कूल में एक होता है स्पोर्ट्स का टीचर, तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ क्रिकेट ही सिखाए। आप कह रही थी ना कि स्पोर्ट्स बेयर करना उनके खर्चात वो बहुत मुश्किल हो गया है। जो क्रिकेट है ये तो सबसे महंगी ये होती जा रही है। एक खाली बल्ला जो आज से कोई 4-5 साल पहले या 6 साल पहले जब हम लोग अफोर्ड कर सकते होते थे वो 25,000 का या 30,000 का मिल जाता था, अभी वो एक बल्ला 1.5 लाख तक पहुंच गया, अच्छा क्वालिटी बल्ला।
तो आप खुद यहाँ से अंदाजा लगाए कि एक अगर जिसने बैट खरीदना है वो 1.5 लाख का खरीदे, वो एक अच्छा फोन ले सकता है। आप समझ गए मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। तो फिर पैड्स भी हैं, फिर थाई है, फिर बाकी चीजें हैं, फिर अच्छे शूज का होना बड़ा जरूरी है, स्पोर्ट्स शूज का, वो खाली 20,000 के हैं। तो वो बजट कैसे पूरा होगा एक खिलाड़ी का? तो फिर डिपार्टमेंट्स को भी और बोर्ड के पास भी अगर इतना पैसा हो तो फिर ही खर्च करेंगे ना। तो ये फंड हुकूमत को चाहिए कि स्पोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दे। स्पोर्ट्स वो वाहिद चीज़ है जिससे ना सिर्फ आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं, बल्कि इससे जो एक पूरा मुआशरा है वो सेहतमंद मुआशरा बन सकता है। इतना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा पैसा है। ग्राउंड में हम अगर तालीमी इदारों से बाहर निकल के पूरे शहर की भी सूरत हाल देखें तो ग्राउंड पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्क्स और ग्राउंड में वाकई फर्क होता है कि पार्क सिर्फ आपकी चहलकदमी के लिए हैं, आप चले गए हैं वहां पे वॉक की, हल्का फुल्का, लेकिन ग्राउंड बाकायदा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए है, आपकी क्रिकेट के लिए है, फुटबॉल के लिए है, आप वहां पे बैडमिंटन खेल सकते हैं, डिफरेंट तरह के खेल खेल सकते हैं। तो ग्राउंड को इसीलिए आबाद करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। हॉस्पिटल्स में बढ़ता हुआ रश भी उसकी भी यही वजह है कि हमारे खेलों का रुझान ना तो हमारे स्कूल्स में है ना ग्राउंड में है। और पहले जो गली मोहल्लों में होता था रुझान, अब तो वो भी जहांगीर दिखाई नहीं देता। अब तो बच्चे और लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं सिक्योरिटी को लेकर, हालात के पेश नजर के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना। वरना पहले गलियों का बड़ा खूबसूरत माहौल होता था कि शाम के टाइम पे सबके घर में पता था कि मगरिब से पहले 1-1.5 घंटा जो है वो सारे बच्चों ने खेलना है, तो उससे आपकी सोशलाइजिंग भी होती थी। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में मोबाइल फोन जो है ना उसने जगह ले ली है सारी एक्टिविटीज की। हाँ। हमारा हर बंदे का टाइम, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, मोस्टली हमारा टाइम जो फ्री टाइम जिसको कह लें वो मोबाइल पे गुजरता है। अच्छा, इसमें जो हम सोशल मीडिया और सोशल इंटरेक्शन करते हैं ना, वो हमारा रियल लाइफ का इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। इवन फैमिली की आपस में जो गैदरिंग्स होती थी ना वो खत्म होके रह गई। कि फैमिली के जो सुबह का नाश्ता इकट्ठे करना होता था या शाम का, कंपल्सरी समझ लें कि हमारा रात का और सुबह का नाश्ता इकट्ठा हुआ करता था कि रात को भी फैमिली सारी इकट्ठी होकर खाना खा रही है और सुबह नाश्ता भी सारे अपने अपने काम और स्कूल पे जाने से पहले कर रहे हैं। अब वो काम नहीं है। अब जिसका टाइम आ रहा है स्कूल जाने का वो अपना नाश्ता कर रहा है, जिसका ऑफिस जाने का जो टाइम है वो उस टाइम पे नाश्ता कर रहा है, और वापसी पे भी जो जिस टाइम से आ रहा है उस वक्त से अपना कुछ पेट पूजा कर रहा है। तो सबने अपने इकट्ठे टाइम गुजारने के बजाय, गप्पे मारने के बजाय या बड़ों से बातें सुनने के बजाय वो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है मोबाइल पे। तो इसलिए हमारी जो सोशल लर्निंग है वो भी चेंज हो रही है। हम आज का बच्चा जो सीख रहा है ना, वो जो हमने सीखा वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, हम बड़ों से सीखते थे, वो मोबाइल से सीख रहा है। हाँ, ठीक है। तो अब अभी उसे बताने वाला बड़ा कोई नहीं, क्योंकि बड़ा खुद मोबाइल पे मसरूफ है। ठीक है। और जो हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं वो इसलिए खत्म हो गई कि हमारे हरासमेंट के इश्यूज आ गए, हमारी और सोशल गैदरिंग अगर कहीं पे होती भी हैं तो फिर से वही एक कॉमन इशू कि हर बंदा अपने अपने सेल फोन में बिजी है। अगर माँ ने भी आज के दौर में कोई काम करना है तो वो अपने बच्चे को उसको ये नहीं करेगी कि कोई ड्राइंग्स दे दे या ब्लॉग्स दे दे, उनको फोन दे दिया जाता है, टीवी लगा दिया जाता है। तो ये चीजें हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल इसका इस्तेमाल बंद कर दें, इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन बैलेंस रह के करना चाहिए ताकि बच्चे की हेल्थ मुतासिर ना और तालीमी सिलसिला भी अच्छे से जारी रहे। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एफर्ट पुट कर रहे हैं, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जैसे स्कीम्स होती हैं जो मुफ्त तालीम मुहैया करती हैं। अगर हम सलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बात की जाए तो इनका IT एजुकेशन सिस्टम ये बहुत अच्छा है। ये किस तरह से फाल होता है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और फैसलाबाद के लोग किस तरह से इन दोनों फलाही इदारों से अपनी अपनी मुश्किलात के हल के लिए जाते हैं, किस तरह से होता है, क्या पूरे का पूरा निज़ाम है और कैसे ये दोनों इदारे खिदमत मरकज़ की अगर हम बात कर लें या सलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बात कर लें तो फैसलाबाद की खिदमत में किस तरह से ये सरगर्म है, मुखय्यर हजरात के इसमें क्या किरदार रहता है, NGOs के साथ और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर उनके ताउन के साथ कैसे ये दोनों ट्रस्ट चल रहे हैं और दोनों तंजीमें फैसलाबाद के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं ताकि उनके लिए रोजगार के, तालीम के, सेहत के और डिफरेंट तरह के मसाइल को हल किया जा सके। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनके मौजूदा क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है और आने वाले दिनों में मजीद किस तरह की बेहतरियां और किस तरह की चीजें ये लेकर आने वाले हैं फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं।
राव मोहम्मद इकबाल माहिर तालीम है, IT हेड सलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसलाबाद, और उन्हीं के साथ राय नासिर नक्शबंदी CEO दरसगाह खिदमत मरकज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी दोनों की तशरीफ आवरी का। वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं फलाही इदारों की, तो इनका नाम सुनते ही पता चलता है कि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, इससे पहले राव साहब आपसे बात का आगाज करेंगे कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह से फैसलाबादियों की खिदमत कर रहा है? जी, फैसलाबाद में तो इनको कोई 2016 से वर्किंग में, तकरीबन ये 8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले तो ये कराची में था और उस वक्त हम सुना करते थे टीवी पे कि बेरोज़गार लोग हैं, राशन मिल रहा है, खाना तकसीम हो रहा है। फिर उसके बाद जो है हज़रत साहब बशीर फारूक कादरी साहब जो है उन्होंने फैसलाबाद की तरफ रुख किया, फिर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में, क्योंकि ज़रूरतमंद हर जगह पे, जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं मुल्क के, और खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं और बेरोज़गारी है और खाने की वजह से लोग तंग हैं, तो स्टार्ट तो किया गया था कि जो बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं उनको खाना खिलाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैलानी जो है वो तकरीबन 63 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो खाना तो सिर्फ एक मेन प्रोजेक्ट जो है वो बाहर नजर आ रहा है, लेकिन इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें वेलफेयर के इदारे हैं, जहाँ पे बेवा हैं या ऐसे लोग जो कि माजूर हैं और काम नहीं कर पा रहे और उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो राशन का इंतजाम किया गया है। 1400 घराने ऐसे हैं फैसलाबाद के अंदर जिनको पर मंथ जो है वो राशन दिया जा रहा है। तो इसी तरह से बेरोजगारी के हवाले से अब देखा जाए तो मुल्की हालात की वजह से कारखाने बंद हो रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो है वो सैलानी ने यहाँ पे रोजगार का सिस्टम भी शुरू किया है कि जो लोग बेरोजगार हैं घरों में, स्पेशली वो खवातीन जो घरों में काम करती हैं और वो बहुत यानी कि नॉमिनल से यानी चार्जेस ले रही हैं और थोड़े से पैसों के साथ सारा दिन वो काम करती हैं, उनके लिए रोजगार शुरू किया है। मुख्तलिफ यानी जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके साथ MOU साइन किया हुआ है और उनके थ्रू हमारी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे सोसा रोड के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। वहाँ पे खवातीन को 15 दिन के लिए वो स्टिचिंग यूनिट के अंदर जो सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो 15 दिन के बाद वो इस काबिल हो जाती हैं कि वो स्टिचिंग यूनिट में जाके काम कर सकती हैं। वही खवातीन जो घरों में 8, 10, 15 हज़ार रुपया ले रही हैं, वो 25 से 30 हज़ार रुपया जो उनकी महाना सैलरी है, फिर इनकी पिक एंड ड्रॉप भी है। तो इस तरह से हम चेंजेस ला रहे हैं लाइफ में। तो ये सारा कुछ जो है वो उनकी सरपरस्ती के ज़ेर साया हो रहा है फारूक बशीर काजी साहब के, कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट हमें जगह प्रोवाइड करे, हम उनको घर बना के देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से हमारा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि लोगों को खाना दिया जा रहा है और फिर जितने हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले जो है ये खाना जो है वो प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट खुद, जी बिल्कुल, और ये करोड़ों का बजट जो है वो सर्फ होता था। हाँ जी। अब ये तमाम बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो सारे सैलानी ने जो है अडॉप्ट किए हुए हैं और वहाँ पे उनको जो है पेशेंट को और उनके जो अटेंडेंट उनको खाना दिया जाता है और ये एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है सारे हॉस्पिटल में। फिर पानी का इंतजाम है, फिर आप देखें स्ट्रेचर जो है वो रखे हुए हैं, व्हील चेयर वहाँ पे रखी हुई हैं और वो सैलानी के वर्कर वहाँ पे काम करें। और फिर ऐसे लोग जो खाना वहाँ पे नहीं खा सकते, क्योंकि 2 लोगों को खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, और फिर वो लोग जो एक्स्ट्रा आए होते हैं या बेचारे खाना खाने की पोजीशन में नहीं होते, गांव से आते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब लोग होते हैं, वो तो बेचारे मेडिसिन भी नहीं ले सकते, तो उनका बाहर बंदोबस्त किया हुआ है कि ओपन जो है वो स्पेस में वो खाना खा सकते हैं बाइज्जत तरीके से। लेकिन जो हमारा सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट जो कंसिडर किया जाता है आलमी सतह पे, जिसको सिस्को ने भी ऑन किया है, वो है हमारा ITA का प्रोग्राम। और फैसलाबाद में हमने जो है तकरीबन हर साल तकरीबन 2000 बच्चा एनरोल होता है। बिल्कुल ठीक। शॉर्ट कोर्सेज हैं। IT एजुकेशन पे आने से पहले मैं चाहूंगी कि जिस तरह से सैलानी 63 प्रोजेक्ट चला रहा है और माशाल्लाह से इतने सारे लोग उससे मुस्तफिद हो रहे हैं, खिदमत मरकज की क्या खिदमत है फैसलाबाद के लोगों के लिए, ये आपसे जानना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो इस वक्त नामसाइद हालात हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग या जो मुखय्यर हजरात इस वेलफेयर के हवाले से काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, बड़े अजीम हैं। क्योंकि जो माशी परेशानी है, फैसलाबाद तजारती शहर है और यहाँ पर जो इस वक्त, क्योंकि मैं खुद एक ताजर हूँ, तो मैं इसका अंदाज़ा बखूबी होता है कि हमें किन मसाइल का शिकार हैं हम लोग। तो इसके बावजूद भी अगर ये खिदमत का काम हो रहा है, किसी की मदद हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कर्म नवाजी है। यकीनन। तो ये हमने 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो उस वक़्त इसका स्टॉल लिया था, तो कोई बाकायदा कोई मंसूबा नहीं था हमारा कि हम आगे जाके कोई ऐसा वेलफेयर का काम करेंगे।
तो वहाँ 1 साल पूरा हमने खैमा बस्ती बनाई और वहाँ के लोगों की खिदमत की। तो वहाँ से ये एक शौक़ पैदा हुआ कि हम क्यों ना इसको फैसलाबाद में भी हम शुरू करवाते हैं। तो हमने फिर कफ़ालत प्रोग्राम के नाम से यहाँ पर राशन जो था महाना वो देने का सिलसिला शुरू किया। तो एक जहन में ये बात आई कि हम जो राशन देते हैं, जो आटे का थैला दे देते हैं किसी को या कोई खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, इनसे इनकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती। हाँ। तो इनकी मुस्तकिल गुर्बत कैसे ख़त्म हो सकती है? तो फिर हमने उसको प्राइमरी लेवल पे जो इब्तदाई तालीम थी उसका हमने इदारा कायम किया कि जहाँ पे हम मुफ्त कुतुब दें और मुफ्त एजुकेशन दें। और वो बच्चे जो जैसा ये हमारा तो अलमिया ये है कि इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर 1.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। जी बिल्कुल बिल्कुल 2.5 करोड़ तो ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। तो हमने कोशिश की कि ऐसे बच्चे जो हैं इनको स्कूल में लेकर आया जाए, क्योंकि अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, वो हुनरमंद हो जाएगा, या तो वो बच्चे के नस्ल से एक गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो उसको किसी की हाथ की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिलसिला शुरू किया। इसके साथ जो सेहत की सहूलियात थी, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा हुआ है कि कुछ अद्वियात फ्री मिलना शुरू हो गई। उस वक्त कुछ ऐसा सिलसिला नहीं था, तो हमने उसके बाकायदा उसके लिए एक फ्री मेडिकल सेंटर कायम किया, जहाँ पर ओपीडी में हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और उनको मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, उनका मुफ्त चेकअप किया जाता है। और फिर दिए से दिया जलता जाता है। तो हमें कैप्टन खालिद डोगर साहब के हवाले से हमें एक बेहतरीन सर्जन मुयस्सर आए कि जो खिदमत के जज्बे से सरशार थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर हमने अब तक 20 कैंप जो है वो फ्री आई कैंप लगा चुके हैं। और जो सफ़ेद मोतिया के मरीज़ हैं जो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवा सकते, उनका मुफ्त मुकम्मल इलाज जो है वो किया जाता है, उनको ऑपरेशन किया जाता है। मजूर बच्चों के हवाले से ये बच्चे जो या बच्चे होते हैं या जो जिनको फालिज हो जाता है या कुछ ऐसे, वो बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं, घर वालों पे वो बोझ समझे जाते हैं। तो उनके लिए आसाइश पैदा करने के लिए उनको व्हील चेयर्स देने का सिलसिला शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-7 साल से हमारा प्रोजेक्ट जारी है। और उनके साथ फिर हमने देखा कि वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो काबिल इलाज हैं, अगर इनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए तो ये चल फिर सकते हैं, इनकी मजदूरी दूर हो सकती है। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बाकायदा तौर पे ये सिलसिला शुरू किया कि उनके इलाज मुआवजे का, और ताकि वो, और उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं बेहतर हुए हैं पहले से ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला फिर इत्तफाक हुआ अंदरूनी सिंध जाने का, जनूबी पंजाब थार बलूचिस्तान के अंदर। तो वहाँ जानवर और इंसान एक ही घाट से पानी पीते थे और वहाँ तालाबों में पानी पीते थे। तो वहाँ की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा हमें इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर पानी की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने बड़े कलील अरसे में वहाँ पर कल जो हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ वो 115वां प्रोजेक्ट था, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह करे कि ये कामयाबों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे और दोनों वेलफेयर फैसलाबाद समेत पंजाब और समेत पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से काम करते रहें। और जैसा से हम तालीम के लिहाज से अगर ख़ास तौर पर खसूसी बात करें तो सलानी वेलफेयर ट्रस्ट का IT एजुकेशन प्रोग्राम, सर ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम क्या है और कौन कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अच्छा, उसमें यह था कि अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, ये ज़्यादातर हम एक एंट्रेंस टेस्ट होता है हमारा, वो हमारी वेबसाइट पे लोग टच हैं, उनको विज़िट करते रहते हैं। तो फिर हमारे क्योंकि प्रोग्राम है, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन के जो है वो चलते हैं, कोई 4 माह का है, कोई 6 माह का है, कोई साल का है। तो इस तरह से जो जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी हमारी IT की है वो हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई है और वो कोर्सेज जो है वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अच्छा, अब देखा ये गया कि जो बंदा BS कंप्यूटर साइंस भी कर लेता है या MS भी कर लेता है, तो वो शायद उसके पास स्किल नहीं होती
स्किल के लिए ज़रूरी है कि वो शॉर्ट कोर्सेज करें, और ये शॉर्ट कोर्सेज ऐसे हैं ये काफ़ी यानी कॉस्टली हैं। अगर आप सही। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे जी, तो जी, काफ़ी बिल्कुल, कॉस्टली है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक गरीब आदमी जो मडियाकर Afford फैमिली का नहीं बच्चा है वो करता। भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। जिसकी तकरीबन जो फीस बनती है 1.5 लाख के करीब है। हम्म। तो वो सैलानी ने यानी ये प्रोग्राम बनाया कि स्वाय इसके जिसी तरह से अभी राय नशबंदी साहब नासर साहब कह रहे थे, फरमा रहे थे कि रोटी जो है ना, रोटी के अलावा भी रोजगार होना चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल होनी ऐसे चाहिए, ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको नॉलेज दिया जाए। तो इसी तरह से फारूकी साहब का ये विजन है, और मैं समझता हूँ कि दरवेश आदमी है, सादा सा आदमी है, और उनके तो आप प्रोजेक्ट देखेंगे बंदा परेशान हो जाता है कि ये काम तो किसी पीएचडी बंदे को, स्कॉलर को करना चाहिए था, किसी बड़ी यानी कहना एनजीओ को करना चाहिए था, लेकिन एक दरवेश आदमी जब वो काम कर रहा है जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि रोटी से काम शुरू किया और 63 प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहे हैं, और हाँ पूरी जी। वर्ल्ड में चल रहा है सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल। यानी तुर्किया में हो, शाम हो, फलस्तीन हो, वहाँ पे यानी ये गए हैं खिदमत के लिए। और अब जो है सोचा ये गया है कि जितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, इसको कैसे उतारा जाएगा। वो सिर्फ एक ही रास्ता था कि और डॉलर वो आए। रास्ता क्या है वो मैं आपसे जरूर जानूंगी, और इस सिलसिले को किस तरह से आप चला रहे हैं, आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम, और फलाही इदारे भरपूर अंदाज से कोशिश करते हैं कि माशरे की खिदमत करें, लोगों के लिए तालीम को, सेहत को, रोजगार के मौक़ों को आम किया जा सके। और इसी में हमारे बड़ी ही जाने माने 2 वेलफेयर ट्रस्ट हैं जिसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं। एक वो इदारा है जिसके 63 प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से चल रहे हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, और एक वो इदारा है जो 2005 से फाल हुआ, बगैर किसी विजन के बिल्कुल एक लोगों की मदद करने के लिए उठा, और अब उसको 2005 से आज 2024 है, तो देखते ही देखते ये अपना इतना लंबा तवील अरसा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इनको पूरे 20 साल हो जाएंगे। 19 साल से खिदमत मरकज लोगों की खिदमत कर रहा है, और 115 प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत सारे लोगों को मुस्तफीद कर चुका है। तालीम क्योंकि हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और उसी में अगर हम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से बात करें तो उनका IT एजुकेशन प्रोग्राम क्या है और कौन कौन से लोग उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, पाकिस्तान की गुर्बत को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट कितना कारआमद साबित हो रहा है। राव साहब, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी, जब ये देखा गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, वो ठीक है ज़रूरियात पूरी कर रहा है, खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, घरों की तामीर है, फिर लोडर दिए जा रहे हैं बेरोज़गार लोगों को, मोटरसाइकिल दी जा रही, तो फिर ये सोचा ये गया कि ये चीज़ें वो हैं जो सिर्फ मैनेज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान क्योंकि कर्जों के अंदर डूबा हुआ है, तो जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो IT की है। बिल्कुल। तो IT ने ही ऐसा काम करना है जिससे हमें जो है वो जनरेट होंगे फंड, हमारे डॉलर्स आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने बच्चे जो हैं स्किल्ड पर्सन जो है वहाँ पे भेजें, और उसका एक ही तरीका था कि हम IT की एजुकेशन दें। हाँ जी, हाँ। और क्योंकि ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो सारी IT है, तो उस विजन के मुताबिक जो है ना, अब फिर यहाँ पे हमने लैब फैसलाबाद में भी डेवलप किया। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी पब्लिक सेक्टर में जितनी भी ये लैब्स यहाँ पे काम कर रही हैं IT की, सबसे बड़ी लैब है ये। 130 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है ना एट ए टाइम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बैचेज उनके बन जाते हैं, फिर हम उनको मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, 3D एनिमेशन है, उसके बाद वीडियो एनिमेशन है, फिर CCNA है, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और इसी तरह से हमारी और शॉर्ट कोर्सेज जितने भी जदीद शॉर्ट कोर्सेज आते हैं वो सैलानी के यानी प्रोग्राम पे आ जाते हैं। क्योंकि हमारा एक जो कराची में हेड ऑफिस है वो वहाँ पे डिज़ाइन करता है, जो भी नया शॉर्ट कोर्स आता है वो जिस तरह से यानी कि इंट्रोड्यूस होता है वो फौरी तौर पे सैलानी के हमारी जो है वो लैब के अंदर जो है उसको इंट्रोड्यूस करके जो है ना बच्चों को हम इंटेक ले लेते हैं बच्चों की। तो ये डॉलर कमाएंगे बच्चे, ये हमारे एजुकेशन लेंगे, अच्छी अर्निंग होगी, तो हमारे मुल्क की जो उसमें खुशहाली है, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, खुशहाली आएगी। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ बाकी तो मजदूरी है, लेकिन ये वो एजुकेशन है जिससे आप देखेंगे लोग खुशहाल हैं। आप जिससे भी पूछेंगे, अब इतना ये ट्रेंड हो गया लोगों का कि वो IT एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, और हुकूमत ने एक मेहरबानी की है कि वो जो बायो के लोग थे उनको भी इजाज़त दे दी कि आप भी IT डिग्री के लिए जो एडमिशन के काबिल हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया।
तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन है सारा जो है वो आईटी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया जो है आईटी की तरफ आ रही है। बिल्कुल ऐसे। और फिर रोबोट टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आईटी इतनी ठीक है? खूबसूरत फील्ड है कि जो आपको पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए दीगर बाकी सारी कंट्रीज के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ देती है। घर बैठ के काम कर रहे हैं और आप अर्निंग कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत खवातीन के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत फील्ड है और इसमें बहुत सारी बच्चियां काम भी कर रही हैं और बहुत सारे फैमिलीज अपनी कफालत करने के काबिल हो गए हैं और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। खिदमत मरकज तालीमी इकदाम जो कर रहा है उससे लोग कैसे फैसलात के मुस्तफीद हो सकते हैं, किस तरह आप तक अप्रोच कर सकते हैं, आपके पूरी के पूरी जितनी तालीमी सिलसिला है उससे किस तरह से वो फायदा हासिल कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ा अरसे से ये तकरीबन अब 12 साल हो गए हैं हमारे इदारे को चलते हुए। वहाँ हम जो बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं नर्सरी क्लास से प्ले ग्रुप से हम लेते हैं उनको जो है मैट्रिक तक तालीम, अभी हमारा मैट्रिक का भी सिलसिला शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको वो फराहम कर रहे हैं और मैं बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे या जिनके वालिदैन के ये बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे, वो स्कूल आते हैं, उनको यूनिफॉर्म और जितनी भी हम खिदमत कर सकते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं। यही वजह है कि आज हमारा पीएमए काकूल में हमारा स्टूडेंट गया, हमें बड़ी खुशी है कि इस बात एक पावर लूम्स चलाने वाले मजदूर का बेटा जो है वो वहाँ पे पहुँचा है। तो ऐसे जो है मेडिकल की फील्ड में हमारी तालबात गई हैं, तो ये क्योंकि बुनियाद से आगे जाएंगे तो वो फिर आईटी में भी जाएंगे वो और दीगर शोबों में भी जा सकेंगे। तो हमने बुनियादी तालीम को ज़्यादा फोकस किया इस हवाले से और हमारा अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हमने बाकायदा फंड रेजिंग नहीं करते, उसके लिए मुहिम नहीं करते। मैंने हमारे बुजुर्ग हैं जो जिनसे हमें एक रूहानी इस्तिफादा हासिल हुआ, वो आज़ाद कश्मीर गुलहार शरीफ उनका एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज़ है। तो वहाँ पे हमने हजरत साहब को देखा कि उन्होंने किसी एक से भी कभी कोई चंदे की मुहिम किए बगैर 1300 आलीशान मसाजिद तमीर की और वहाँ का जो निज़ाम है सुल्तानिया को देखकर दिल खुश हो जाता है कि जैसे आप कश्मीर में एंटर होंगे तो आपको यानी उनके शहर जो कोटली है उसको मदीनातुल मसाजिद कहा जाता है। तो इतनी खूबसूरत अंदाज पे उन्होंने उसको मैनेज किया और वो सारा कुछ, तो वो तवक्कल अल्लाह था। तो हम क्योंकि हमारी रूहानी वाबस्तगी थी उनसे, तो हमने उसी को फॉलो किया। कभी हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, किसी को तरगीब नहीं देंगे कि भी आप आए और उसमें वो करें प्रॉपर, जी ऐसा नहीं है। फिर वो कोशिश की थी कि अल्लाह ताला, हाँ वो एक इरशाद था हमारे बुजुर्गों का कि जो आपने दूध दे मना नहीं करना, तो अगर मिल जाए तो जमा नहीं करना, ठीक है ना, तो तमा भी नहीं करनी। हाँ। तो ये तमा और जमा और मना ये तीनों से एक करके तो आप अपने निज़ाम को अगर चलाना है तो चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं भी आप दूसरी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह चंदा बॉक्स रखें, फंड रेजिंग मुहिम करें। तो मैं समझता था कि ये जितना हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो अगर इस टाइम देखा जाए तो आपके तालीमी पूरे सिस्टम से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई अंदाजन लगभग कितने लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो रजिस्टर्ड तलबा जो हमारे स्कूल से फारिग हो गए हैं वो 4000 से ज्यादा हैं और अभी भी 1000 तलबा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम हैं और जिनमें जो है हम उनको साथ में हिफ्ज़ की क्लास भी दे रहे हैं। तो ज्यादा फोकस खवातीन पे, बच्चियों पे होता है या ज्यादा बच्चियों पे होता है क्योंकि हमारे कुर्ब जवान में बच्चियों का वो नहीं है, तो कोशिश हमारी होती है और हमारी बेटियां भी बहुत कामयाब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के हवाले से भी और हमें उनको देख के फख्र होता है। तो कोशिश भी उन्हीं पे होती है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तालीम का जेवर अगर आप रास्ता कर सकते हैं किसी बच्ची को तो इससे बेहतरीन तोहफा और कोई नहीं हो सकता। वो अपनी ज़ात को तो संवारती हैं, साथ ही साथ आने वाली नस्लों को भी संवारती हैं। तो जितनी हमारे पास पढ़ी लिखी माएँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, वो हमारे माशरे को भी उसी तरह से
सेज कर, उसी तरह से सींच कर चलेंगी तो बड़े ही खूबसूरत माहौल हो जाता है। और अल्लाह करे कि ये तालीमी सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। आईटी एजुकेशन के प्रोग्राम के हवाले से तो आपने बता दिया कि इसमें कितनी जिद्दत भी आती जा रही है, लेकिन जारी बात है कि हर क्राइटेरिया में, हर कोर्स को करने के लिए कोई ना कोई शराइत होती है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। तो आईटी एजुकेशन प्रोग्राम का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं, कौन से लोग इस क्राइटेरिया में, कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? अच्छा, इसके लिए बेसिक एजुकेशन जो है वो मैट्रिक रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, हम सबको अकोमोडेट नहीं कर पाते ना। ठीक है। तो 5000 के करीब एट ए टाइम जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 5000 बच्चों को एजुकेट कर सके आईटी के हवाले से। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन जो है वो 2000 है। ठीक है, बिल्कुल। मुख्तलिफ कोर्सेज में, शॉर्ट कोर्सेज में हम उनको इस तरह से मैनेज करते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई बंदा एफए है, एफएससी है, अब तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो देखे गए हैं, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, वो बीएस कंप्यूटर साइंस भी है और एमएस कंप्यूटर साइंस भी है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती। डिग्री कंप्लीट कर ली, अगर वो इस डिग्री के साथ मार्केट में जाएंगे तो उनको कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके पास स्किल होगी तो वो फिर आईटी में जाएंगे, वो वेब डिजाइनिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनको पता है कि हम उनकी डिमांड को पूरा करें। जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं फैसलाबाद में या कराची में या बड़े बड़े हैं, वो उनको पता है कि वहाँ हमें स्किल्ड पर्सन कहाँ से मिलेंगे, वो हमें अप्रोच करते हैं। और अभी तक हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सैलानी से उसने स्किल हासिल की हो और वो बेरोजगार हो और उसे जॉब ना मिली हो। और ये शुरू से इब्तिदा से लेके कोर्स मुकम्मल होने तक ये टोटली फ्री है? ये टोटली फ्री है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। हाँ जी, मैं अभी यहाँ पे एक बात और ऐड कर देता हूँ। जिस तरह से नासिर भाई ने ये बात की थी कि काकूल एकेडमी की बात हुई, तो ये देखें एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, एकेडमी है। आप इमेजिन करते हैं कि सैलानी ने उनको आईटी की एजुकेशन दी है, और इस दफा जो पास आउट हुए हैं उनके काकूल से एकेडमी से, उनके कैडेट, उनको जो आईटी की एजुकेशन दी है वो सैलानी ने दी है। और अब गवर्नमेंट जो है वो अप्रोच कर रही है कि सैलानी को नेटवर्क इतना ज्यादा है और इतने यानी हमारे ज़हीन फतीन लोग हैं कराची में बैठे हुए हैं, वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड लोग हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो आईटी के हवाले से काम कर रहे हैं, और जो इतनी अच्छी टीम है शायद और किसी के पास हो। सिस्को ने सिर्फ सैलानी को जो है वो अडॉप्ट किया है और इसको ओन करती है। सिस्को इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो सैलानी को पाकिस्तान के अंदर ओन करती है कि इनके जो कोर्सेज हैं वो एक म्यारी हैं, स्टैंडर्ड के हैं। तो इस तरह से अब तो हम पहले क्योंकि फीमेल से हम अवॉइड करते हैं, हमारा जरा वहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं कि पर्दे का जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि पर्दा होना चाहिए, और फीमेल को फीमेल ही पढ़ाती हैं। वहाँ पे मेल जो इंटरेक्शन नहीं है किसी किस्म की, तो फीमेल पर्दे में आती हैं, पर्दे में उनके टीचर आते हैं, फीमेल ही पढ़ाती हैं। तो अब हमने क्योंकि फीमेल का भी कोर्सेज शुरू करवा दिए और 2 साल से हम फीमेल को भी एजुकेट कर रहे हैं। घर पे बैठे लोग भी कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन? नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ये फिजिकल क्लासेज हैं। ठीक है। हमें क्लासेस कहाँ पे हो रही हैं? जी, हमारा एक ही यानी यहाँ पे मरकज है। अच्छा, वो लाल मिल चौक है फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पे हमारी आईटी लैब बनी हुई है। ठीक है जी, वहाँ पे ही आना पड़ता है, फिजिकली आना पड़ता है, और वहीं पे जो है क्योंकि ये वीकेंड प्रोग्राम है, रेगुलर क्लासेज नहीं है। ये वीकेंड प्रोग्राम है, 2 दिन की क्लासेज होती हैं, 2-2 घंटे की क्लास होती है। तो हम ये समझते हैं कि इन लोगों को और क्या जरूरत है, इन लोगों को ये जरूरत है कि इनकी पिक एंड ड्रॉप का मसला है, क्योंकि ये अच्छा खासा यानी कि ये कॉस्टली है, ये एक्सपेंसिव है बहुत पेरेंट्स के लिए। यहाँ तो ये है कि कोई बंदा उनको छोड़ के आए, लेके आए, तो इसके लिए भी बंदा एंगेज हो जाता है। ठीक है, अगर वो खुद आती हैं तो जाहिर है कि किराया लगता है, तो ये किराया जो है वो अफोर्डेबल नहीं है इन लोगों के पास। तो हम यहाँ पे आके कभी कभी सोचते हैं, तो हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं मुखैर ज़रात के ज़रिए से कि जो मेल है उनको किसी तरह से उनकी कन्वीनियंस का बंदोबस्त कर दिया जाए, लेकिन जो फीमेल है अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया कि इनकी कोई पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि ये शहर के मुख्तलिफ एरिया से आती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे सर्विस दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम फीमेल को भी इंडक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग में। उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो भी अपने घर के हालात बेहतर करेंगे, उनके माशी हालात बेहतर होंगे। ठीक है जी, कफालत करेंगी घर के, घर बैठ के काम करेंगी। बहुत सारे अदारे जो हैं वो ज़ाहिर फ्री लांसर के तौर पे काम करो लेते हैं, तो घर बैठ के खवातीन काम कर लेंगी। तो बेसिक एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है, और जो लोग आना चाह रहे हैं सैलानी के प्लेटफॉर्म पे कुछ सीखने के लिए, स्किल लेने के लिए, तो हमारी वेबसाइट को जो है ना वो अप्रोच करें, और हमारे कोर्सेज जो है वो आते रहते हैं। और हम एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, जिसमें पाकिस्तान की जो बुनियादी चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं, जो बेसिक इस्लामिक नॉलेज है वो पूछा जाता है।
तो कुछ मैथमेटिकल जो है अरिथमेटिकली हम जो है उनको चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत टोटली टेस्ट जो है वो मेरिट की बेस पर जी, होता merit है base पे। और आप अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको टेस्ट पास करना शर्त है। जब आप टेस्ट पास कर जाएंगे, मेरिट पे और क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, उसके बाद आप ये कोर्स एनरोल करके इससे मुस्तफिद हो सकते हैं। इससे रोजगार की राहें कितनी ज्यादा हमवार होंगी, बेरोजगारी पर हम किस हद तक काबू पा सकते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। वक्त बाद छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। महाना यानी कि लाखों रुपया जो है वो डोनेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा नाम ना आए, वो नुमाया भी नहीं होना चाहते। तो ये सारा कुछ मुमकिन तब होता है जब कम्युनिटी जो है हमारे साथ जो है वो तावन करती है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदारे अगर ये ना हो तो फिर मुल्की हालात बहुत बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे और इन लोगों के साथ तावन करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर हमारे पास तो सहूलत बड़ी है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई सदका करना है जी। तो पहले तो ये था कि सदके के लिए आप कहीं बकरा मंडी में जाएं, हाँ जी, वहाँ से बकरे की जो है वो वहाँ पे उसकी सिलेक्शन करें, फिर इसकी पिक एंड ड्रॉप है, ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग भी है और ये बड़ा यानी कि थोड़ा सा कह लें कि मेहनत वाला भी काम है, हेज़ल काम है। तो हमें तो यानी ये है कि अगर आपने नीयत की है कि भाई मैंने तो एक बकरा देना है, वो उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो हमारी यानी कि साइट पे आएँ, हमारे टेलीफोन नंबर पे, सालाने के नंबर पे आप कॉल करें, तो आपके घर के करीब जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे बकरे बंधे हुए होते हैं। हाँ। तो वो बकरा जो है वो चिंची में डाल के ज़रूरतमंद के घर के सामने ले जाके जो है वो छुरी साथ लेके जाते हैं और वहाँ पे उसे ज़िबा कर लेते हैं, तो उनकी तरफ से ही सदका हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह की सहूलत है। ये देखें, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है कि आपको जो आप सदका करना चाह रहे हैं वो आसानी से आपको मिल जाए। अच्छा, अगर आपके पास बकरे की गुंजाइश नहीं है तो आप एक मुर्गी जो है वो सदका कर दें। अल्लाह ताला ने आपको जितनी तौफीक जो दिली तौफीक दी है, ठीक है। फिर गले पड़े हुए सड़क किनारे पे, ठीक है, आपके पास 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं। मैं यहाँ पे एक बात कोड करना चाह रहा हूँ। हमारा यहाँ पे एक ना पॉइंट है इमिग्रेशन, जो पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लाहौर हैं। तो उन्होंने क्योंकि पासपोर्ट बनवाना था तो उनका क्योंकि जो होम टाउन था वो फैसलाबाद था, तो उन्हें फैसलाबाद आना पड़ा। तो गाड़ी को उन्होंने लॉक किया। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम और किस तरह से फलाही इदारे चल रहे हैं, इस हवाले से तो हमने बड़ी डिटेल में जानने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम की कमी होती है और उसमें चलते हुए ये बताना, आप तक मैसेज पहुंचाना कि बहुत सारे फलाही इदारे ऐसे हैं जो कि हमारी फलाह बहबूद के लिए सोसाइटी में कितना बेहतर अंदाज से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अपने तौर पर तो हर कोई कोशिश करता है, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट भी फलाही इदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो उनके काम की, उनकी राह में रुकावट पैदा करने की बजाय उनके काम को, इस सिलसिले को और ज़्यादा स्मूथ कर दे। तो राय साहब, जितनी भी हुकूमती पॉलिसियाँ हैं वो फैसलाबाद में अगर हम देखें तो फलाही इदारों को किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं ताकि किसी भी तौर पर ये जो नेकी का काम है, जो नेकी का सिलसिला है, ये ना रुके। हमारे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि हमारे जितनी सोशल वेलफेयर के या बैतुल माल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अदम तवज्जो का शिकार हैं। इनके पास फंड्स नहीं होते। बाज़ औक़ात ये अगर कह भी दें कि भाई आप हमारे हवाले से, जैसे व्हील चेयर्स के लिए आप ये हमें एप्लीकेशंस भेजें, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। उसको मुकम्मल करने के बाद जब उनको भेजा जाता तो साल हर साल उनको व्हील चेयर नहीं मिलती। वो बेचारे आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, जैसे कि जहेज फंड के लिए कह दिया, ठीक है भी आप हमें एप्लीकेशन दें। अब वो बेचारियाँ बच्चियाँ बैठी रहती हैं, ठीक है, तो फंड्स उनके आते नहीं हैं। तो इसलिए मुझे ये तलख तजर्बा है फैसलाबाद के हवाले से कि ये सरकारी मामलात में जो है इसको सहूल बनाना चाहिए। असल तो काम इनका है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत है, तो यहाँ पर लोगों को ये सब कुछ जो एनजीओज कर रही हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे, ये उनको करना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारियां क्योंकि अदा नहीं कर रहे तो फिर दर्द दिल रखने वाली शख्सियात हैं या एनजीओज हैं वो अपने तौर पे कोशिश करती हैं, जिन पे ये फर्ज वाजिब नहीं है कि वो करें, लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियां उठाने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से जिम्मेदारियों से जब सैलाब आया तो हम बलूचिस्तान के अंदर और जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो मैं इब्तदा में जब गया तो वहाँ जब हमने दोस्तों ने देखा तो उन्होंने भरपूर साथ ताउन किया कि आप
यहाँ पे इनकी मदद करें आप। तो जब हम वहाँ गए तो बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि आप लोग तो अपनी जान पे खेल रहे हैं, कि आप कच्चे के इलाके में कश्तियाँ लेके घूम रहे हैं। हाँ। ठीक है, कश्मीर के इलाके में जो है ना, जहाँ, लेकिन मसला ये है कि वहाँ सब डाकू तो नहीं है। हाँ। वहाँ तो वहाँ मुतासर हुए हैं। गरीब तबका जो बिल्कुल जो जराइम नहीं करता, हाँ। तो उन तक तो कोई जो भी नहीं यार मददगार किसी के इंतजार में मदद एक तो वो बिल्कुल। उनके जराइम की वजह से परेशान है, दूसरा ये कि उनको हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी मामनत नहीं मिल रही होती और बताए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो अगर सही ईमानदारी के साथ कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया हो तो अगर कोई मुतासिन तक वो इमदाद भी पहुँच जाए, ठीक है, तो वो उनका बहुत सारे मसाइल हल हो बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा बुनियादी जो है ना मसला ये है कि इस मुल्क में करप्शन जो है ना नासूर बन चुकी है। वो कोई भी इदारा हो, वो जी। फलाह का इदारा हो, वो कोई भी दीगर अदारे हैं, तो जब तक ये सिस्टम नहीं बनेगा ना तब तक ये मसाइल रहेंगे। बिल्कुल। तो फैसलाबाद के अंदर मैं हुकाम बाला से भी गुजारिश करता रहता हूँ, अक्सर जो हमारे इलेक्टेड मेंबरान असेंबली हैं उनसे भी गुजारिश करता होता हूँ कि गुजारा तवज्जो दें इस मामला हाँ के जी। ऊपर कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहीं एक जो इलेक्टेड मेंबर है ये किसी भी बड़ी एनजीओ से ज्यादा अच्छा काम कर सकता बिल्कुल है ऐसे ही। अगर वो सियासत को खिदमत के अंदाज पे करे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत और और हो ही जब नहीं तक सकती। हमारी फलाही परेशानियां, जितनी भी लोगों की समाजी परेशानियां वो दूर नहीं होंगी, तब तक लोगों की जिंदगियां इसी तरह से मुश्किलात का शिकार होती बिल्कुल। रहेंगी। और इसमें जुराइम बढ़ने की वजह भी यही है, जी, क्योंकि जी, जी। लोगों के अंदर जब भूख और अफलास होगी तो लोग फिर जुर्म की तरफ जाते हैं, गलत रास्तों की तरफ बिल्कुल निकलते ऐसा। हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और हुकूमत वक्त की वाकई जिम्मेदारी है कि वो इतने तमाम फलाही इदारों को, एटलीस्ट अगर खुद नहीं तो फलाही इदारों को सपोर्ट किया जा सके ताकि ये सिलसिला असरअंदाज से आगे बढ़ सके। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट के आने वाले दिनों में क्या अहदाफ हैं, क्या अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनअप हैं, या जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पे काम करेंगे? अभी क्योंकि ये 63 प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जी। हैं, इनमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी पाए तकमील तक पहुंचाया और ज़्यादा किया जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो लोग बेघर हैं जी। उनको घर दिया जाए। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हमें जो हुकूमत होती है उनसे एक रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि हमें जो लैंड पड़ी हुई है फजूल में जो एक्स्ट्रा पड़ी है टेंडर के तौर पे, वो हमें प्रोवाइड कर दे ताकि हम बेरोज़गार जो लोग हैं जिनके पास रोज़ी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, वो घर बेचारे कैसे बनाएंगे, वो बेचारे किराया भी अफोर्ड नहीं जी, कर पा रहे, जी। तो उनको एक छोटा छोटा सा घर बना के दे दिया जाए। तो ये बड़ा अहम है। दूसरा हम ये नहीं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आईटी की एजुकेशन जो है इसको मजीद दूसरे शहरों बढ़ा तक बढ़ाया दें। जी। जाए। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के हवाले से, वो